हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन आरबीसी प्रोडक्शन। अभी तक हम क्या बात किए, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में। मतलब यह जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, इस आरबीसी के प्रोडक्शन में किसी का न किसी का तो रोल होगा। वह हमारा कौन हीरो है वहाँ पे, एरिथ्रोपोइटिन है। यह एरिथ्रोपोइटिन किस तरह से आरबीसी का प्रोडक्शन करता है अपन यहाँ पे बात करेंगे। जैसे अपन 5 फैक्टर याद रखना, एक तो लो ब्लड वॉल्यूम, एक एनीमिया, एक लो हीमोग्लोबिन, एक पुअर ब्लड फ्लो, और जो लास्ट है फिफ्थ पल्मोनरी डिजीज। ये जो 5 फैक्टर है ना, इसके कारण हमारे टिश्यू में, हमारे बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाता है। अरे बेटा, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोक्सिया बोलेंगे ना। मतलब याद रखना, इसको ट्रिक याद रखना, लाल पोपू, लाल पोपू इसे बोलते हैं। लाल पोपू के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा टिश्यू में। जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा टिश्यू में, इसका मतलब हमें सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोक्सिया कंडीशन। अगर अपन बात करें, अगर टिश्यू में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, इसका मतलब जो किडनी है ना, जो रीनल टिश्यू है, उसमें भी ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, और उस डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया बोलेंगे। यह रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया जैसे ही हुआ, जैसे ही रीनल के टिश्यू में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हुआ, तो यह एक इंड्यूसिबल फैक्टर को रिलीज कर देगा। इस इंड्यूसिबल फैक्टर को बोलेंगे हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, या हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, जिसको हम रेड कलर से बनाए हैं। यह हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर क्या करेगा, यह जो एरिथ्रोपोइटिन जीन है, यह एरिथ्रोपोइटिन जो जीन है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है एरिथ्रोपोइटिन जीन के ऊपर, एक हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट होता है। यह हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट से यह हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अटैच होगा। जैसे ही यह अटैच हुआ ना, तो यह एक हार्मोन का रिलीज कर देगा। इस हार्मोन को बोलेंगे एरिथ्रोपोइटिन। याद रखना, एरिथ्रोपोइटिन कब रिलीज होगा, जब एरिथ्रोपोइटिन जीन के ऊपर जो हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट है, उससे अगर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अटैच हुआ, अगर यह जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ, यह वर्क करेगा बोन मेरो पे। एक चीज़ याद रखना, यह जो एरिथ्रोपोइटिन है 90% तो तुम्हारा किडनी रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन को, केवल और केवल 10% तुम्हारा लीवर रिलीज करता है। लेकिन किडनी में भी याद रखना, जो फाइब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल है, याद रखना कौन, फाइब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल, और दूसरा रीनल एपिथेलियल सेल, यही दोनों किडनी में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगा। कौन, फाइब्रोब्लास्ट लाइक पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल जो मेनली करता है उस, और कुछ करता है रीनल एपिथेलियल सेल के द्वारा, यह किडनी में एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगा। और लीवर कितना, केवल 10%। मान लो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो गया, मतलब जिसका रोल आना था वो तो आ गया। अब एरिथ्रोपोइटिन देखो क्या करेगा, यह बोन मेरो पे वर्क करेगा। और बोन मेरो का क्या करेगा, बोल, यह 3 इंपॉर्टेंट काम करेगा तुम्हारा बोन मेरो। जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ, यह 3 इंपॉर्टेंट वर्क करना स्टार्ट करेगा। एक वर्क क्या करेगा, जो हम क्या पढ़े थे एरिथ्रोपोइसिस में, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो इमेच्योर आरबीसी था, उसे हम मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करते थे। इसका मतलब जो इनिशियल स्टेज था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। कौन, ये बोन मेरो। कब, जब एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो पे वर्क करेगा। तो इसका मतलब जो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ना, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, ये बोन मेरो क्या करता है, फिर जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो पर वर्क किया, ये क्या करेगा, जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, इसको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करना तेजी से स्टार्ट कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो यह मैच्योर आरबीसी तो बन गया, और इसे ब्लड में भी रिलीज कर देता है। इसी के हेल्प से ब्लड में भी यह रिलीज कर देता है मैच्योर आरबीसी को। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हुआ, तुरंत विद इन सेकेंड एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज होगा। लेकिन बोन मेरो से यह प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन होना, और यह मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होना, और यह ब्लड तक लाना, इसमें जो लगभग 5 दिन लग जाते हैं।
लगभग कितने 5 डेज तुम्हें लग जाएंगे। एक चीज़ और याद रखना, ये तो हाइपोक्सिया, केवल क्या हाइपोक्सिया ही एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगा क्या? नहीं, कुछ और भी फैक्टर है जिसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। किसको? PEN, पैन। ये 3 याद रखना, पैन। P बोले तो प्रोस्टाग्लैंडिन, E बोले तो एफिनेफ्रिन और N बोले तो नॉर एफिनेफ्रिन। पैन ये क्या करता है? यह एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करता है। ये तो तुम्हारा हो गया एरिथ्रोपोइटिन का रोल। एक जो इम्पॉर्टेंट है फैक्टर जो नेसेसरी होता है एरिथ्रोपोइसिस का, ये आपका गाइटन एक लैंग्वेज में बोलता है। अपन इसको एक मतलब पॉइंट वाइज इसे अपन देखते हैं। जैसे फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन फैक्टर नेसेसरी होता है? 3 फैक्टर नेसेसरी होता है। एक तो होता है तुम्हारा जनरल फैक्टर, एक होगा तुम्हारा मैचुरेशन फैक्टर, एक हो जाएगा फैक्टर फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। एक चीज़ याद रखना, जनरल फैक्टर तो वही जैसे एरिथ्रोपोइटिन जो बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन किस तरह से आरबीसी का मैचुरेशन करता है, किस तरह से ब्लड तक लाता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। और दूसरा ये थायराइड हार्मोन भी एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। बस नाम रखना, याद रखना और कुछ नहीं। एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक ग्रोथ फैक्टर जैसे इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 11, ये भी क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। और एक जो विटामिन है जैसे विटामिन बी, सी, डी और ई, अल्फ़ाबेट बी से चालू करो ई तक, विटामिन बी, सी, डी और ई, ये क्या करता है? यह भी आपका एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एरिथ्रोपोइसिस में क्या पढ़ते थे? आरबीसी का मैचुरेशन होता था। आरबीसी का मैचुरेशन हो रहा था, इसका मतलब जो मैचुरेशन कराएगा वो भी तो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आरबीसी का मैचुरेशन होना, तो मैचुरेशन में कौन कौन फैक्टर इन्वॉल्व होता है? एक तो विटामिन B12, अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फॉलिक एसिड, विटामिन B12, पर्निशियस एनीमिया सबके बारे में, उसमें अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नाम देखो, जो मैचुरेशन फैक्टर है ना, इस मैचुरेशन फैक्टर कौन कौन होता है? एक विटामिन B12 होता है, दूसरा फॉलिक एसिड होता है, तीसरा एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये तीनों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट है ना, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कौन कौन फैक्टर, वो भी एरिथ्रोपोइसिस करता है। क्यों? क्योंकि जब हम एरिथ्रोपोइसिस में क्या देखे थे, जैसे जैसे मैच्योर की ओर जाते हैं तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन अच्छा खासा मिलने लगता है। एरिथ्रोसाइट जो लास्ट स्टेज था उसमें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। इसका मतलब एसी फैक्टर जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कर रहा है वो भी एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कौन कौन होता है? एक प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए फैक्टर नेसेसरी होता है। जैसे एमिनो एसिड, जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल। और विटामिन में एक विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है और B6 है। 2, 3 और 6 याद करने का तरीका, विटामिन सी तो याद रहेगा ऑलरेडी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हर जगह मिलेगा, इधर भी विटामिन सी था और इधर विटामिन सी। लेकिन विटामिन B2 और विटामिन B3 याद रखना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो 6 होता है, मतलब विटामिन 6 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यह तो हमारा क्या था? एरिथ्रोपोइटिन का रोल था। और दूसरा था यहाँ पे फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अपन नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो ये फॉलिक एसिड के बारे में और पर्निशियस एनीमिया क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और एक सेपरेट टॉपिक रहेगा जो पॉइंट वाइज अपन एनीमिया को एक ही फ्लो चार्ट में एक ही पेज में अपन डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में और ट्रिक के साथ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।